बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंट्रोडक्शन टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स हमारा पहला टॉपिक, उसका लेक्चर 2। तो उसको अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इसमें अब हम बात करते हैं जी ट्रेडिशनल थिंकिंग की, कि ट्रेडिशनल कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में ट्रेडिशनल थिंकिंग क्या थी, किस तरह से कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी की जाती थी, या उसमें किन किन चीज़ों पर फोकस किया जाता था। द ट्रेडिशनल फोकस comparative governments got replaced by a new direction. Now the study of actual behavior of political institution and political process came to be the adopted as the main area of study. For this purpose, several new concepts and approaches were developed. The building of a scientific theory of politics through comparative study of politics came to the objective. The dissatisfaction with the traditional approach and scope of comparative governments due to its lack of comprehension in scope, unrealistic nature, and unscientific methodology led to the birth of the need for the development of a new science of comparative politics, capable of explaining all phenomena of politics in all parts of the globe as well as for building a scientific theory of politics. ग्लोबल जो हमारी ट्रेडिशनल थिंकिंग है उसमें क्या था कि उसमें फोकस जो था वो सिर्फ गवर्नमेंट्स पे किया जाता था, या ज़्यादा गवर्नमेंट के साथ जो मुत्तसिल इदारे होते थे उनके साथ किया जाता था, कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया जाता था। चुनाचे ट्रेडिशनल थिंकिंग जो थी वो यहीं तक कायम रही। ट्रेडिशनल थिंकिंग को चेंज करने के लिए, क्योंकि ट्रेडिशनल थिंकिंग जो थी इसमें बहुत सी चीज़ें रुकावट का बायस बन रही थी, कि मुख्तलिफ ड्यू टू लैक ऑफ इट्स comprehensive in scope, unrealistic nature and unscientific methodologies, क्योंकि इसमें जो तरीक़ाकार था वो साइंटिफिक नहीं आता था। चुनाचे इसको फिर रिप्लेस करने की कोशिश की गई कि जो ट्रेडिशनल थे वो सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट को डिस्कस करते थे, या कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कस करते थे, या डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट को डिस्कस करते थे। इससे आगे वो नहीं जाते थे, और उनके ये डिस्कशन या उनका ये कंपैरिजन वो भी जो है ना वो भी साइंटिफिक नहीं होता था। अच्छा, तो उसके बाद फिर इसको रिप्लेस किया किसने? मॉडर्न थिंकिंग ने। The increased opportunity for comparative politics provided by the rise of several new political systems in Asia and Africa, and the increased necessity for building a scientific theory of political capable of guiding the path of the organization of political institution in the new states gave an added importance to the attempts at the development of the new science of comparative politics. Political scientists now adopted comprehensiveness, realism, accuracy, and use of scientific method as the new goal for the study of comparative politics. With the passage of time, the experience and knowledge gained helped the development of comparative politics and a vitally important and popular subject of study. Several developments of the post-war era greatly revolutionized this area of study. Consequently, it came to be regarded as an autonomous subject, of course, within the broad scope of political science. तो मॉडर्न थिंकिंग में क्या हुआ कि मॉडर्न थिंकिंग में ये हुआ कि जो ट्रेडिशनल सोच थी, जो ट्रेडिशनल तरीकाकार था, उसको तब्दील किया गया। अब दुनिया के अंदर जो है ना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद दुनिया के अंदर एशिया और अफ्रीका की बहुत सी जो पॉलिटिकल सिस्टम है, दुनिया का पॉलिटिकल सिस्टम जो था उसमें एशिया और अफ्रीका के अंदर बहुत सी नई रियासतें जब वजूद में आए, तो अब नई रियासतें जो थी उनकी वजह से कंपैरेटिव जो स्टडी थी उसका रुख चेंज हुआ। तो अब इसमें क्या तरीका क्या है कि अब इसमें जो वो जो पैरामीटर्स जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के लिए थे, या जो एम्पीरियलिस्ट रियासतों के लिए थे, वो जो आज़ाद रियासती उन पर लागू नहीं किया जा सकते। तो कंपैरिजन के लिए, कंपैरेटिव पॉलिटिकल स्टडी के लिए नए ट्रेंड सामने आए। जो नई रियासतें आज़ाद हुई उन्होंने भी इस पर
सोचना शुरू कर दिया। अब जो पॉलिटिकल साइंस से उन्होंने क्या तरीके, कंप्रीहेंसिवनेस, रियलिज्म और एक्यूरेसी जो है उसको अपनाया गया, और साइंटिफिक मेथड्स जो है वो भी इसमें अपनाए गए। वक्त के साथ साथ जो है इसमें इसकी जो स्टडी थी उसमें इजाफा हुआ और इसको मज़ीद जो है बेहतर किया गया। चुनांचे जब ये बेहतरी की तरफ आई तो इसको सिस्टमैटिक थिंकिंग कहा गया। सिस्टमैटिक थिंकिंग में क्या था? The traditional objectives of deciding the best form of government came to be replaced by the objective of systematic and comparative politics studies for comprehensively, realistically, and precisely analyzing and explaining all the process of politics। तो अब इसमें क्या किया गया कि सिस्टमैटिक, कंपैरेटिव, सिस्टमैटिक स्टडी की गई, कंप्रीहेंसिवली की, और इसमें जो है ना रियलिस्टिक अप्रोच जो है वो उसको अपनाया गया सिस्टमैटिक स्टडीज में। उसके बाद फिर फ्रॉम अ लीगल इंस्टीट्यूशनल थिंकिंग, from a legal institution study, comparative politics came to be transferred into a behavioral process oriented, functional, and scientific study of all political systems in terms of their structure, function, environment, and development process. This attempt continue even today, and comparative politics continue to be a popular and highly protected area of the study of politics. अब क्या लीगल कि इसमें ये नहीं है कि ये कोई लीगल इस तरह से थी कि इसमें कोई इंटरनेशनल लॉ वगैरह का, इसमें ये था कि जिस तरह से कानूनी जो है ना जी, कानूनी और इदाराती, यानी इसमें क्या है लीगल इंस्टीट्यूशनल। तो इसमें क्या था कि अब जो स्टडी थी वो पुराने तरीक़ाकार से तब्दील होकर अब बिहेवियरल प्रोसेस की तरफ चल निकली। ये हम जब ट्रेडिशनल और बिहेवियर अप्रोच को स्टडी करेंगे तो उसमें इसकी वजाहत मैं अच्छी तरह से करूँगा। तो अब क्या हुआ कि अब जो पॉलिटिकल साइंस में जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स थी, या जो हम कंपैरिजन कर रहे थे, या जो हम कंपैरेटिव स्टडी कर रहे थे, उसका तरीकाकार बिल्कुल ही बदल गया। अब हम स्ट्रक्चर्स की तरफ आए, फंक्शंस की तरफ आए, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट प्रोसेस को हमने इख्तियार किया, और इस तरह से पॉलिटिकल साइंस में कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो थी उसका रुख ही चेंज हो गया। अब ये बहुत ज़्यादा साइंटिफिक हो गई। इसमें हमने डाटा कलेक्शन का काम किया, इसमें हमने साइंटिफिक तरीके इख्तियार किए। चुनांचे आज के दौर में हमारे जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट थे उनकी इन क्वेश्चन ने कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी को बहुत ज़्यादा पॉपुलर बना दिया है, और अब इसके बगैर जो साइंटिफिक स्टडी है इसके बगैर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस की स्टडी जो है वो मुमकिन नहीं रही। तो अब हम आते हैं डिफरेंट फेजेस। हाउएवर द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ दिस सब्जेक्ट में बी रफली पुट इनटू 3 फेजेस। यानी इसको जो रफली जो है ना हम 3 फेजेस में तकसीम कर सकते हैं जो इसकी एवोल्यूशन है। किस तरह से पुट इनटू 3 फेजेस? अनसोफिस्टिकेटेड, सोफिस्टिकेटेड एंड इंक्रीजली सोफिस्टिकेटेड। तो ये क्या है? फर्स्ट फेज को हम अनसोफिस्टिकेटेड कह सकते हैं। The contributor made to the study of politics by great figures like Aristotle, Machiavelli, Bryce, and Weber belong to the first phase, who simply utilized the comparative method for the primary purpose of better understanding the working of the political organization। यानी इसमें सिर्फ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को स्टडी किया गया था, और इसमें अरिस्टोटल, मैकियावेली, ब्राइस, ईटीसी वगैरह ये इसमें शामिल थे। और सेकंड फेज इसका जो है ना उसको हम सोफिस्टिकेटेड फेज कहते हैं। सेकंड फेज में क्या हुआ? द कंट्रीब्यूशन ऑफ सम इंपॉर्टेंट रिसेंट राइटर्स लाइक सैमुअल एच बियर, एम हास, बर्नार्ड ओल्मार एंड रॉयस सी Mercedes may be included. In the second phase that made use of the comparative method with a good amount of self-consciousness and also with a deliberate mood to present a more useful study of different political institutions। यहाँ पर सेकंड फेज में थोड़ी सी तब्दीली आई कि अब साइंटिस्ट जो थे पॉलिटिकल साइंटिस्ट उन्होंने ना थोड़ा सा डेलिब्रेट अंदाज में सोचना शुरू कर दिया, और उन्होंने थोड़ा सा इसको साइंटिफिक भी किया। फिर हम आते हैं फाइनल फेज पे, इंक्रीजिंगली सोफिस्टिकेटेड।
The contributor of David Easton, Gabriel Almond, James Coleman, Carl Deuce, G.B. Powell, Hall Loswell, Robert A. Dahl, Edward Shell, Lucian Pye, Sidney Verba made include the final phase. The writer belongs to this phase have made use of interrelated set of concepts for the sake of presenting their contribution on the basis of comparative analysis, though they have provided a specialized vocabulary in their own sense. यानी ये जो ऑथर्स थे इन्होंने पॉलिटिकल साइंस की जो स्टडी थी कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो एनालिसिस था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में उसको बहुत ज़्यादा साइंटिफिक कर दिया उन्होंने सिस्टम की बात की है उन्होंने साइबरनेटिक उन्होंने जदीद तरीन तरीके इस्तेमाल करके पॉलिटिकल साइंस को स्टडी किया है और इस फेज़ को हम जो है ना इंक्रीजली सोफिस्टिकेटेड फेज कहते हैं यानी ये बहुत ही साफ सुथरा म्यारी इसमें काम हुआ एज वो कहते हैं एज रॉबर्ट सेज इफ ईस्टर्न टॉक्स ऑफ इनपुट आउटपुट्स डिमांड्स गेटकीपर्स सपोर्ट्स एंड स्ट्रेस environment feedback values critical ranges and political authorities Almond offered a set of input and outputs तो यह क्या है कि क्या कहते हैं डेविड ईस्टन ने क्या किया टॉक्स ऑफ इनपुट आउटपुट्स डिमांड्स गेट ये तमाम चीज़ें जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट जो हमारे आने वाले लेक्चर्स में तफसील के साथ हम डिस्कस करेंगे जब डेविड ईस्टन का हम मॉडल पढ़ेंगे इस तरह से आलमंड जो है ना उसने इनपुट और आउटपुट्स का एक बेहतरीन फंक्शन जो है ना उसने अपना मॉडल दिया है उसमें पेश किया है डियोश जो है बारोज अ साइबरनेट साइंटिफिक लैंग्वेज साइबरनेटिक किसे कहते हैं साइंटिफिक विच लैंग्वेज विच applies to political system the concept of feedback various types autonomy memory load lag lead and gain receptors communication selective screening of information and so on तो हम देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह से जो है जो खालिस जो सियासी इस्लाहात है वो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की स्टडी में इस्तेमाल हुए हैं ये तमाम आपके सामने अब हम आते हैं स्कोप एंड नेचर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स सबसे पहले ऑल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव इंक्लूड्स द स्टडी ऑफ ऑल द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल गवर्नमेंटल एंड एक्स्ट्रा governmental which are directly or indirectly involved in the struggle for power taking place in each state. It is not confined only to the study of the three formal government organs, legislature, executive, and judiciary. Along with these, bureaucracy, interest groups, pressure groups, elites, political parties, and all other political groups of human beings form a part of the scope of comparative politics. Functional study. Comparative politics seeks to study politics less from the point of view of the legal institution in terms of their powers and more from the point of view of the functions which constitute the political process and their actual operation in environment. It studies the function of interest articulation, interest aggregation, political communication, rule making, rule application, rule adjudication, socialization, decision making, policy making and the like. तो इसमें हम ये तमाम चीज़ें जो है वो डिस्कस करेंगे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है ये जो हमने तमाम चीज़ें पढ़ी हैं इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन ये टर्म्स हैं जो हम जो फिलहाल सिर्फ यहाँ पे आपको उनके नाम बताए जा रहे हैं नेक्स्ट इनकी हम अगले आने वाले लेक्चर्स में इनकी मुकम्मल वजाहत भी करेंगे स्टडी ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर अनदर इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द स्कोप ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स इज द स्टडी ऑफ द actual behavior of the people in the process of politics, voting behavior, political participation, leadership, recruitment, elite behavior, mass politics, populism, etc. from an integral part of comparative politics. Study of similarity and differences. Comparative also undertakes an analysis of the similarity and differences among political processes and functions. However, the approach is not descriptive, legislative and
formalistic. It is on the basis of the actual function of political structure and process that the similarities and dissimilarities are empirically explained, analyzed, and compared. The objective is not to decide which is the best process or system. The objective is systematic explanation, understanding, and theory building. Number 5, study of political system. Comparative politics seeks to analyze the actual behavior and performance of political system Western and as well as non-Western political system are analyzed and compared in terms of their structure, function, capabilities, and performance. Here again, the objective is not to decide which political system is the best. The actual working of various political systems is analyzed with a view to gather systematic knowledge for theory building. Study of the environment and infrastructure of politics. The study of politics demand a study of the psychological, sociological, economic, and anthropological environment, in fact, the social environment as whole in which each political system operates. For studying this, modern political scientists have developed concepts like political culture, political socialization, political modernization, etc. The study of the political culture of various political systems forms a very popular focus in comparative politics. Study of the infrastructure of political forms an integral part of the scope of comparative politics. This concept has definitely enhanced the ability of political scientists to explain and compare the behavior of various political systems in their environment. It is further helped them to analyze the difference in the working of similar political systems and the gaps between macro politics and micro politics and macro politics. Study of political culture. Political culture is composed of attitude, belief, emotions, and values of a society that relate to the political system and to political issues. These beliefs and values greatly influence the function of each political system. The study of political culture is an important part of the scope of comparative politics. Political culture constitutes the psychological environment of each political system and hence deserve full attention. Study of political socialization. Political socialization is the process by which an individual acquires his political culture. It is also included in the scope of comparative politics because the behavior of each political system depends to a large extent on this process. It is the process by which political culture are maintained and changed. Study of participation. Political participation is a universal fact. The only difference is that in some states it is limited while in other it is wider. Political participation provides legitimacy to the government and administration and brings stability in it because a system which is based on the consent and will of the people and where the participation of the people is wider, always more efficient and stable. The students of comparative research seek to know how political participation influences the functional aspects of the political system in different states. Moreover, they also try to know the factors which determine political participation and their role in politics. The study of pressure groups and interest groups. Organized groups are found in every political system. Some of them are formed voluntarily by individuals for fulfilling some special and common objective. For example, political parties, interest groups, and pressure groups, etc. Besides, there are some groups which came into existence suddenly due to a particular event and remained in existence for a short period. These groups reflects the wishes of the people through public meetings, symbols, programs, demonstration, etc. and try to influence the working of the political system. Political parties contest election from government, criticize government and criticize government and perform other such functions. There is one party system in communist countries, China, and they are at work two-party system in countries like the USA and UK, and in some countries like India, France, and Switzerland. There are at work multi-party system. The nature of the party system and the number and activities of interest groups always exercise a
deterministic role in the working of domestic politics. Therefore, the students of comparative have to evaluate minutely the structure, working and policy program of these groups. Study of power, influence, authority and legitimacy. Modern political science test lays special emphasis on the study of power, influence, authority, and legitimacy. They use these concepts for a classification of political system on the basis of the future, on the nature of authority, relations, and struggle for power. As such, the study of the concept of power, influence, legitimacy, and authority occupies an important place in the scope of comparative politics. Study of power, influence, authority, and legitimacy. Uh, I think it is ये रिपीट हो गया है मेरे ख्याल में. स्टडी ऑफ पावर, इन्फ्लुएंस, अथॉरिटी एंड लेजिटिमेसी, पॉलिटिकल प्रोसेस लाइक डिसीजन में, ये दोबारा रिपीट हो गया, सॉरी. इसको हम खत्म कर, इसको नहीं स्टडी करते. इसका अब हम कैलकुलेशन पर आते हैं. 10 तो अब कैलकुलेशन क्या है? जितना हमने लेक्चर जितना कुछ हमने पढ़ा है, जिसमें जो हमने जो डिलीवर किया उसमें क्या है, इसको हम कैलकुलेट करते हुए कह सकते हैं. Thus, the concept of comparative has become very comprehensive. It includes everything that falls within the preview of political activity and political process. It seeks to study all mechanisms of politics with a view to build a science of politics capable of explaining and comparing all political activity processes and systems. It involves a study of all structure and functions which directly or indirectly, vigorously or passively affect the political process in all states. Political behavior, political culture, political socialization, decision making, power struggle, interest group, political parties, elites, direct action, public protest, violence, urbanization, modernization, power influence, authority, etc. are all included in the scope of comparative politics. तो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हो गया, उसके लिए मजबूरी है. तो हमारा पहला जो लेक्चर है, हमारा जो पहला टॉपिक है वो इस दूसरे लेक्चर में मैंने समअप किया. तो इसके बाद इंशाल्लाह हम नेक्स्ट अगले टॉपिक पर को डिस्कस करेंगे. अल्लाह हाफिज़.